नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जो मैं श्रृंखला इकोनॉमिक्स के ऊपर पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, ये इकोनॉमिक्स की श्रृंखला का तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे होती है, इसकी गणना वगैरह कैसे की जाती है। इन सभी की बातों को हम आपको सरल भाषा में बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, राष्ट्रीय आय आखिर होती क्या है। सबसे पहले कि भाषा जो ऑफिशियल मतलब कि जो इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आखिर होती क्या है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का जो अगर हम योग कहें तो वही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अंतिम शब्द जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है राष्ट्रीय आय। तो अंतिम मैंने क्यों बताया, अभी मैं आपको बताता हूँ अंतिम क्यों मैंने बताया है। तो इस दरअसल जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कुछ अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर हम राष्ट्रीय आय को हम संक्षेप में हम उनको समझ सकते हैं। जैसे GDP होता है, GNP होता है, NNP है। इन सभी की बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी है और इनको बताते कैसे, मतलब एक प्रकार से कहें कि GDP को कैसे परिभाषित करेंगे और GNP को कैसे परिभाषित करेंगे। इन सभी की बातों में कुछ अंतर हैं जिनको हमें देखना है। इसी आधार पर आपको परीक्षा में इन्हीं बातों में आपको घुमाया जा सकता है कि कौन कौन से टॉपिक, मतलब कि आपको GDP और GNP में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर इनके बारे में मैं और आगे मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो इन दोनों को हमें समझना है। जो भी अभी मैंने जिन चीज़ों को मुझे इनमें कवर करना है उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित अवधारणाएं जैसे GDP है, GNP है, NDP है, NNP है। ये 4 अवधारणाएं हैं जिनको समझना है और इनके भी क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट किसी का मतलब किसी भी वस्तु के लागत मूल्य क्या है और लागत मूल्य के बाद जब वो बाजार में आती है तो उसको कैसे हम मतलब उसका मूल्य क्या होता है, बदल जाता है। तो मार्केट प्राइस जो हमें चीज़ें मिलती हैं, कोई भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं, उनको हमें देखना है। अब पहले इसकी डिफिनेशन जो है, इसमें जो इसकी गंभीरता है उसको समझते हैं। डिफिनेशन की जो इसमें बात बताई जा रही है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम से वस्तुएं एवं सेवाओं क्या है, मान लीजिए आप किसी होटल में गए, आप मान लीजिए किसी होटल में जाते हैं तो होटल में आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आप गए जैसे अंतिम, आप होटल में गए, मान लीजिए आपने दाल चावल ऑर्डर किया खाने के लिए, आपने सब्जियां वगैरह जो भी आपको मन किया खाने के लिए आपने ऑर्डर किया। तो होटल वाले ने क्या किया, कुछ आपको जो खाना दे रहा है तो कुछ सब्जियां भी लेकर के तो मार्केट से आया ही होगा, सब्जियां तो लेकर के आया ही होगा, सीधी बात है। सब्जी जब लेकर के आया तो सब्जी उसने मार्केट से ऐसे सब्जी ली, मान लीजिए उसने 10 रुपये की सब्जी ली और वो ला करके उसको सब्जी बनाया और जो भी इसमें जो बना के आपको उसने परोस दिया एक थाली में। तो हमें क्या है कि हमने उसकी जो भी उसकी कॉस्ट थी, मान लीजिए 5 रुपये की सब्जी उसे लेकर के आया था और उसने उस सब्जी को बना करके बेचा 20 रुपये में। तो हमें क्या है, अंतिम जो मूल्य होगा 20 रुपये, तो हमें 20 रुपये को काउंट करना है। उसके पहले की चीज़ों को, जैसे 10 रुपये था, उसको हमें काउंट इसमें नहीं करना है। तो अंतिम का मतलब यह है कि वस्तु की अंतिम अवस्था तक जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसमें काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शर्ट ले लीजिए, शर्ट के ऊपर आप जैसे मान लीजिए आपने किसी किसान ने क्या किया, कपास का उत्पादन किया। कपास के उत्पादन से क्या हुआ, उसने किसी को कंपनी वाले को बेच दिया, कंपनी वाले ने उससे कपास से धागा बनाया। धागा बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, किसी शर्ट बनाने वाली कंपनी को तो दिया, शर्ट ने क्या किया, उससे क्या किया, शर्ट बना के तैयार कर दिया। तो मान लीजिए कंपनी मतलब कि किसान ने उसको 10 रुपये में बेचा और आगे उसने जो कंपनी थी उसको 20 रुपये में बेच दिया। फिर अंत में जो शर्ट बनाने वाली कंपनी थी उसने उसको 50 रुपये में बेच दिया। तो हमें 50 काउंट करना है, बाकी पीछे को जितना उनको सबको छोड़ देना है। तो यही होता है अंतिम। तो यही मैंने बताया, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही होता है राष्ट्रीय आय। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना जब हम करते हैं तो उसमें कई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके आधार पर हम गणना करते हैं। तो हम देखते हैं, आखिर संक्षेप में इनको समझने की कोशिश करते हैं। GDP है, GNP है, NDP और NNP है। तो हम शुरुआत करेंगे GDP से। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक सकल घरेलू उत्पाद का मतलब यह है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम सकल घरेलू मतलब एक, आप मान लीजिए गांव के निवासी, तो आप एक बोरी देखिएगा, यूरिया की बोरी आती है, उस पर लिखा होता है ग्रॉस वेट, एक लिखा होगा नेट वेट, मतलब दोनों थोड़ा सा अंतर दोनों में होता है। तो कहने का मतलब है ग्रॉस का मतलब एक सकल रूप से होल में अगर देखेंगे तो कैसे आप एक भारत की भौगोलिक और आर्थिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे उत्पादित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा को समझने के लिए, चाहे मान लीजिए जैसे मैंने एक फिगर बनाया है, सांकेतिक रूप से मैंने एक फिगर बनाया है जिसके माध्यम से हम आपको GDP बताने की पहले कोशिश करेंगे, फिर आपको हमको GNP बताएंगे। ये एक भारत है तो सीधी बात है कि ये भारत की जो भौगोलिक सीमा है,
ये तो भारत की भौगोलिक सीमा हो गई, मतलब एक भारत का मैप जो आप देखते हैं वो भारत की भौगोलिक सीमा होती है। लेकिन एक भारत की राजनीतिक सीमा भी है। राजनीतिक सीमा का मतलब ये है कि इनके अंतर्गत हम एक आर्थिक सीमा भी हम कह सकते हैं। एक आर्थिक सीमा, राजनीतिक सीमा हम कहेंगे तो उसमें कोई सैन्य अड्डा भी आ सकता है, या उसमें हम देखें तो हमें कोई दूतावास भी हमें देखने को मिलते हैं, तो सब भारत की सीमा के अंतर्गत ही आते हैं। आप मान लीजिए कोई मतलब कि कोई भारत का कोई एम्बेसी है, भारत की कोई दूतावास है जो साउथ अफ्रीका में बना हुआ है। आप वो साउथ अफ्रीका में अगर जब कोई एम्बेसी बनी हुई है तो उसमें जो भी नियम कानून है वो भारत के होते हैं, तो वो भारत की एक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भी आता है। तो एक भारत की घरेलू सीमा भी उसको हम कह सकते हैं, भारत की वो सीमा है। मतलब भौगोलिक सीमा तो नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ही आता है। भौगोलिक रूप से तो किसका हिस्सा है, साउथ अफ्रीका का है, लेकिन राजनीतिक तौर पे किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो जब हम जीडीपी निकालते हैं तो हम उनमें किनको शामिल करते हैं, भारत की भौगोलिक सीमा और भारत की आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं को पूरी रूप से हम समग्र रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये भारत का मैप है, तो इसमें मैंने बताया कि इसमें जो भी उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, इसमें बहुत से विदेशी कंपनियां भी आती हैं जो इसमें अपना इन्वेस्ट करती हैं। तो लेकिन जो जीडीपी होता है उसमें सबको काउंट करते हैं। मतलब इसमें एक भौगोलिक और राजनीतिक आर्थिक सीमा के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें व्यक्ति आते हैं। व्यक्ति का मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कि इसमें नागरिक भी हो सकता है और विदेशी कंपनी, मतलब विदेशी भी हो सकता है, जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कुछ जो भी उसमें उत्पादन वगैरह जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसको हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी का मतलब एक भारत की भौगोलिक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। मतलब जो भी उससे जीडीपी आय वगैरह जो भी होती है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। लेकिन जब बात जीएनपी की आती है, जब बात क्या होती है, जीएनपी की आती है, उसको समझिए। मैंने मैप बनाया, मैप सांकेतिक है, इसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। जीडीपी अभी मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ये इस मैप को आप समझे तो ये भारत है और ये क्या है, आसपास मैंने इधर अफ्रीका बनाया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, गल्फ कंट्रीज वगैरह, इसको आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। जीडीपी एक सीधी बात है, उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर। जीएनपी को हम समझते हैं। देखिए जीएनपी होता क्या है, जीएनपी में सीधी बात है कि हम जो भी एक पूरा जो देश है उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत व्यक्ति जो होंगे, उनमें व्यक्ति को इसमें काउंट नहीं किया जाता, नागरिकों को काउंट किया जाता है। नागरिकों प्लस विदेशी भारतीय। इसमें जीएनपी में कौन होता है, नागरिक प्लस विदेशी भारतीय, उसमें से माइनस कर देते हैं विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक। कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत हमें देखा जाता है कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं, मतलब जो भारत में जो कुल उत्पादन हुआ है उसको जो नागरिकों के द्वारा, और विदेशी भारतीय जो मान लीजिए किसी के घर के कुवैत में रह रहे हैं, कोई सऊदी अरब में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, तो वो भी कुछ पैसा भारत को भेजते होंगे। वो क्या करते होंगे, कुछ पैसा भारत को भेजते होंगे, सीधी बात है भेजते ही होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में भी अपना, विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हैं, वो भी इसमें थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए वोडाफोन कंपनी को ले लीजिए, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ तो यहाँ से अर्जित करके विदेश लेकर के जाती होगी, तो उसको इसमें से घटा देते हैं। मतलब कि भारत में नागरिक प्लस विदेशी भारतीय जो बाहर रहते हैं वो, और इसमें से विदेशी नागरिक जो भारत में रहते हैं उनको इसमें से घटा दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थोड़ा सा ध्यान से दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। सीधी बात है, एक दूसरी लैंग्वेज में समझें तो ये मान लीजिए भारत है, और भारत के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होगा, भारत के अंतर्गत कुल जो उत्पादन होगा, वो नागरिक हो या विदेशी कोई नागरिक हो जो भारत में रह रहा हो, उनको सबको मिला करके जो उत्पादन होगा वही कहलाएगा जीडीपी। लेकिन जब जीएनपी की बात आएगी तो इसमें से जो विदेशी यहाँ रह रहे थे उनको हम इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब जो विदेशी थे जो भारत में रह रहे थे उनको हटा देंगे, और जो भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे थे उनको जोड़ देंगे। तो यही से क्या मिलेगा, जीएनपी मिलेगा। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्र की आय के बारे में इसमें हम देखेंगे। मतलब राष्ट्र क्या है, क्योंकि जो भारत में, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी, जो आपके घर वाले जो बाहर रहते हैं वो जो पैसा भेजते हैं उसको भी राष्ट्र के आय में उसको हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन जब विदेश की बात आती है तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है, मतलब सीधी बात है जीडीपी और जीएनपी है, लेकिन इनमें भी क्या होता है, एक अवधारणा आती है एनएनपी की, और दूसरी आती है जीडीपी, एनडीपी की। दोनों को हमको समझना है, एनएनपी क्या होता है और
इनको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। हमने कौन कौन सी चीज़ों को क्लियर कर लिया है, जीडीपी क्लियर हो गई, जीएनपी क्लियर हो गई। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आगे आपको दूसरी तरीके से फिर अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखना है एनएनपी क्या होता है। एनएनपी और एनडीपी, हमने जीडीपी देख लिया है। जीडीपी में देखिए, अब इसमें जीडीपी से हमें क्या निकालना है, एनडीपी। एनडीपी क्या है, पर तो जीडीपी आप समझिए, एनडीपी समझिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, आप मान लीजिए जैसे कोई आप फ़ोन वगैरह बनाते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने एक फ़ोन लिया, इसको किसी कंपनी ने बनाया होगा, कोई कंपनी ने इसको बनाया होगा, तो सीधी बात है उस कंपनी ने, जैसे मान लीजिए इसका कोई ऊपर का ढांचा था, किसी दूसरी कंपनी ने बनाया और उसने बनाया, तो सीधी बात उसमें कुछ औजार वगैरह या कहें कि उसमें जो भी चीज़ें थी वो इसमें लगी ज़रूर होंगी। मतलब कहने का मतलब है उसमें कुछ ह्रास ज़रूर हुआ होगा। जब भी आप कोई चीज़ करते हैं, मतलब अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो फैक्ट्री में जो उत्पाद मिल गया उसको तो हम देख लेते हैं कि हाँ ये मिल गया, लेकिन उस फैक्ट्री में आप मूल्य ह्रास भी होता है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मतलब मूल्य ह्रास का मतलब ये किसी चीज़ को बनाने में जो फैक्ट्री के द्वारा जो मतलब कि जो मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कोई फैक्ट्री बनती तो उसके जो कलपुर्जे वगैरह जो भी उसमें यूज होता है, फैक्ट्री में जो मशीनें वगैरह होती हैं उनका भी कुछ ह्रास होता है, तो उनकी ह्रास दर जो होती है उनको हमें घटा दिया जाता है और वही हमें क्या मिल जाती है, एनएनपी मिल जाती है, मतलब एनडीपी मिल जाती है। मतलब कि अगर जो 100 रुपये की, मतलब किसी कंपनी ने 100 रुपये का उत्पादन किया है, मतलब 100 रुपये की कोई आइटम वगैरह जो कुछ भी बनाया है, लेकिन उसने उसको अपनी जो कंपनी में जो उसने जो मशीनरी यूज की थी उस 100 रुपये के उत्पादन मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में, तो उसमें उसने क्या किया था, अपनी जो मशीनरी थी उसकी भी कुछ क्या होता है, ह्रास होता है, मशीनरी का भी कुछ ह्रास होता है, उसी वो मूल ह्रास जो होता है, मतलब ह्रास दर उसको हम घटा देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, शुद्ध लाभ मिल जाता है। शुद्ध लाभ हमें मिलता तभी है जब इसमें से उसकी ह्रास दर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसको आप याद रखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल एनडीपी में एनएनपी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एनएनपी क्या होता है, बिल्कुल वही चीज़ है, इसमें से हम ह्रास दर घटा देंगे, मतलब कि जो उत्पादन में जो लागत लगी थी, कहने का मतलब ये है कि जो मशीनरी वगैरह का जो ह्रास हुआ था उसको हम घटा देंगे, तो वही क्या होगी, हमारी शुद्ध लाभ में मिलेगा। शुद्ध लाभ का मतलब, अब सीधी बात है, आप कोई गाड़ी वगैरह आप जाते हैं तो आप पेट्रोल तो आप डेली यूज ही करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसमें टायर वगैरह ये सब वगैरह एसेसरीज वगैरह जब कोई ख़राब भी होते रहते हैं, कलपुर्जे वगैरह, तो सीधी बात है आप एक ओला कैब बुक कीजिए, चले जाइए कहीं घूमने टहलने निकल जाएंगे, तो सीधी बात है ओला कैब वाले का रेट जो होगा, जो उसकी लागत है, कहने का मतलब है कि 10 रुपये का जो किराया पड़ता है तो वो आपसे 12 रुपये लेता है, क्योंकि उसकी गाड़ी कुछ चलती है, उसके कलपुर्जे वगैरह क्या होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो डैमेज होते ही हैं, तो उसकी लागत वो पूरी ले लेता है। तो शुद्ध लाभ जो होता है वही हमें देखना रहता है। शुद्ध लाभ का मतलब ह्रास दर हम घटा देते हैं, मतलब कि 100 रुपये के आइटम बनाने में अगर जो 5 रुपये का ह्रास दर है तो उसमें से 95 हमें शुद्ध रूप से मिल जाता है, तो ये क्या 95 कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, हम कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया, हमें समझ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की, उनको दोनों को हमें देखना है कि आखिर ये दोनों क्या होते हैं, इनको फिर एक से दूसरे को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना है या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, तो उनको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। आखिर आसान शब्दों में फटाफट चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। हम लोग देखते हैं, जैसे एक है फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि साधन लागत। साधन लागत, मैं फिर इसी मोबाइल का एग्जांपल दूंगा। साधन लागत का मतलब होता है कि इस मोबाइल को बनाने में, जब तक ये मार्केट में नहीं आया, इसको बनाने में सिर्फ इतने कितने का खर्च आया, तो इस मोबाइल को बनाने में मान लीजिए जैसे इसमें कुछ जिसकी मतलब कि इसमें जो कुछ कलपुर्जे वगैरह लगे होंगे, मान लीजिए वो कितने थे, 5 रुपये के थे कलपुर्जे वगैरह जो भी इसमें लगे हों, फिर इसमें कुछ मजदूरी होगी, वो मान लेते कितने 5 रुपये की मजदूर वगैरह लगे होंगे, फिर इसको जो बेच रही होगी कंपनी वो भी अपना तो कुछ लाभ कमाएगी, वो क्या होगी, मान लीजिए 5 रुपये उसने कमाया, तो मोबाइल का रेट कितना हो गया, 15 RS। और ये क्या होगा, ये भी तक साधन लागत है, फैक्टर कॉस्ट है, मतलब कि एक सीधी बात है, आप कुछ करेंगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ तो फायदा लेंगे ही, तो ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में जितने भी मजदूर वगैरह होंगे, लागत वगैरह जितनी आती है, मतलब साधन लागत, अभी माल कंपनी में ही है, कंपनी से बाहर नहीं आया है,
समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो कोई मान लीजिए मोबाइल था, ये मोबाइल अभी सिर्फ कंपनी में ही है, अभी ये मार्केट में नहीं आया है। जब मार्केट में आएगा तो इसका रेट कुछ और होगा। तो मार्केट रेट क्या होगा उसको हमें देखना है। पहले तो इसकी साधन लागत समझिए, फैक्टर कॉस्ट, इसने सब कुछ बन के तैयार है, इसमें किसी भी तरीके के कोई टैक्स वगैरह नहीं लगे हैं। अभी सिर्फ ये कंपनी में है, कंपनी ने अपना इसका एक रेट फिक्स कर दिया कि मोबाइल कितने का, 15 रुपये का मिलेगा। कंपनी ने रेट फिक्स कर दिया अपनी तरफ से। अब बात आती है इसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। अब साधन लागत इसकी 15 रुपये है, लेकिन इसके बाद में जब इस पर कंपनी मतलब सरकार में आएगी, आप देखेंगे लिखा होगा इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। तो मतलब इस सभी टैक्सों को मिला करके क्या होता है कि फिर ये मोबाइल जो होता है मार्केट में आता है। जब इस मोबाइल को मार्केट में आता है, 15 रुपये का मोबाइल है, अगर जो मार्केट में आया तो सीधी बात है, मान लीजिए सरकार ने इस पर कितना किया, 10 रुपये इसमें टैक्स लगा दे, तो मोबाइल की कीमत कितनी होगी, 25 RS हो गई, मतलब 25 रुपये क्या होगी इसकी कीमत हो गई। लेकिन सरकार ने एक तरफ इसमें 10 रुपये टैक्स तो लगा दिए। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। 15 रुपये मोबाइल की कीमत थी, इसमें सरकार ने क्या किया, 10 रुपये टैक्स लगा दिए। तो सीधी बात 10 रुपये टैक्स लगा दे, टैक्स तो उसने लगा दी, इसका रेट कितना 25 हो गया। लेकिन सरकार ने क्या किया इस पे इनडायरेक्ट तौर पे, इसमें सरकार ने क्या की, सब्सिडी की घोषणा कर दी कि जो भी एक नया फ़ोन लेगा उसको 5 रुपये सरकार देगी। तो सीधी बात है कि जब सरकार 5 रुपये देगी तो उसको देखिए, जब सरकार 5 रुपये देगी तो इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो सीधी बात है जो मोबाइल 25 रुपये में था वो कितने में हो गया, 20 RS में हो गया इसका। अब ये जो 20 रुपये ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस क्या हो गया, 20 रुपये हो गया। तो सीधी बात है फैक्टर कॉस्ट में जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनको जोड़ देते हैं और सब्सिडी उसी में से घटा देते हैं और वो क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस मिल जाता है। तो इसको समझिए, मतलब कि जो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलने के लिए क्या करना होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह सरकार लगाती है उनको जोड़ देंगे और उसमें से जो सब्सिडी होगी उसको घटा देंगे और वही क्या होगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। जैसे आप देखिए, अभी मैंने कोई एक पढ़ रहा था तो मुझे मिला कि स्वीडन में क्या है, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे 4.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रिक कार अगर जब आप खरीदेंगे तो सरकार सब्सिडी के तौर पे 4.5 लाख रुपए देती है। और एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, LPG गैस सिलेंडर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको क्या होती है, कुछ सब्सिडी दी जाती है। और आप देख लीजिए यूरिया वगैरह जो मिलती है तो यूरिया पे भी सब्सिडी दी जाती है। तो ये क्या है, सब्सिडी जो दी जाती है ये सीधी बात है सरकार इनके मतलब जो भी लोग हैं उनके बोझ को कम करने के लिए सरकार दी जाती है कि टैक्स अपने जो इम्प्लीमेंट होता है टैक्स उसी तरीके से हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर सरकार क्या करती है, कुछ अपनी सब्सिडी वगैरह दे करके उनको कम कर देती है। तो सब्सिडी को क्या करते हैं, उसमें से अगर मान लीजिए सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है तो आप सीधे सीधे इसको सब्सिडी को कुछ करना ही नहीं, सीधे 25 RS क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। तो ये मार्केट प्राइस हो गया। अब देखना है मार्केट प्राइस को, देखिए जैसे मैंने बताया GDP मार्केट प्राइस है, इसको GDP फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो GDP फैक्टर कॉस्ट में जब बदलना है तो इसमें से क्या करेंगे हम, तो ये GDP को फैक्टर कॉस्ट में बदल दें। तो सीधी बात है इसमें से हमें जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उनको माइनस कर देना है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अब आपके दिमाग में आएगा कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है। एक तो अप्रत्यक्ष कर मैंने अभी इनडायरेक्ट टैक्स बताया 10 रुपये था, लेकिन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होगा, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर आपको देखना है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सबसे पहली बात जो मेन कर था, मतलब अप्रत्यक्ष कर 10 रुपये था माइनस का सब्सिडी मतलब कि अप्रत्यक्ष कर माइनस का सब्सिडी जो ये होगा, इसको हमें क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, यही क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है जो होता है 5 रुपये आ जाएगा। तो सीधी बात है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर माइनस का सब्सिडी इज इक्वल टू शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो 5 रुपये मैंने बताया। तो ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसी को क्या होगा ना, GDP फैक्टर कॉस्ट में बदल देंगे। अब हम दूसरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं 25 रुपये का मोबाइल बताया हूँ इसी को हम करने के फैक्टर कॉस्ट में बदलने की कोशिश करेंगे, कैसे आया ये। तो इसी को ठीक उल्टा कर देना होता है, इसको समझिए। मतलब कि जो मैंने 25 रुपये का फ़ोन जो था ये क्या था, सीधी बात है मार्केट प्राइस पे था। तो इसको हमें बदलना है फैक्ट्री कॉस्ट पे, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो सीधी बात है मैंने 5 रुपये की इसमें सब्सिडी भी मैंने बताया गवर्नमेंट ने दी और 10 रुपये इस पर क्या था, टैक्स लगे थे और 15 रुपये जो था इसका जो था मार्केट मतलब इसका प्राइस था। तो सीधी बात है इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, सीधी बात है। तो 5 रुपये आ जाएगा, शुद्ध 5 रुपये है। तो क्या हुआ, GDP फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनको हटा देंगे और सिद्ध जो लाभ होगा वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा करके इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इसको बदल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी बात आती है, अगर जो फैक्टर कॉस्ट है तो उसको नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बदलना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसमें क्या करेंगे, मूल्यह्रास को इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। दरअसल अगर जो आप बेसिक चीज़ें समझ गए तो ये तो फार्मूले इनको आप तुरंत समझ ही जाएंगे कि किस में से किसको घटाना है। तो अगर जो किसी को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए उसमें से फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो शुद्ध जो लाभ है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब कि जो सब्सिडी जो सरकार दे रही है और जो मान लीजिए जैसे सरकार ने शुद्ध लाभ और जो टैक्स वगैरह थे उनको घटा देंगे और वही क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधी बात है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जीडीपी मार्केट प्राइस से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इसमें से घटा देंगे, और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को नेक्स्ट और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो मूल्यह्रास जो है उसको क्या करना होता है, घटा देना होता है। क्योंकि जब एन लग जाए तो समझ लीजिए कि इसमें मूल्यह्रास जो था उसको घटा दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने फैक्टर कॉस्ट पे लिखा है इसमें से जब मूल्यह्रास को घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। लेकिन बात आती है कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को फिर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो उसके लिए इसमें से मूल्यह्रास जो है उसको जोड़ देंगे, फिर वही चीज़ आ जाएगी। जो इसमें से घटाया था इसको जोड़ दीजिए, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी मार्केट प्राइस में बदलना है तो यही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिए, वही चीज़ें आ जाएंगी मार्केट प्राइस। सीधी बात, मार्केट प्राइस में आएगा तो उसका मूल्य वगैरह तो बढ़ ही जाएगा। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जो हमें मतलब राष्ट्रीय आय को समझने के लिए ज़रूरी हैं। इनके आधार पे हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सीएसओ करता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय दादा भाई नौरोजी ने बताया था, और इन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की थी। मैं अगले वीडियो में प्रति व्यक्ति की आय वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, और इतिहास में भी थोड़ा सा आपको ले जाने की कोशिश करूंगा कि ऐतिहासिक तौर पर कब कब राष्ट्रीय आय का मापन, मतलब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का मापन किसने कब कब किस तरीके से किया, उसको मैं आपको बताऊंगा। फिर 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो थे पीसी महालनोबिस थे। तो ये सब चीज़ें क्या फैक्ट हैं, ये आपको किसी भी परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इन सब चीज़ों को आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेगा, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ इसमें और कुछ में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये सभी चीज़ें सब आसान ही है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। तो आप इसको बस एक बार अच्छे से समझना है। एक बार समझ गए तो कुछ नहीं, मतलब जीडीपी मतलब एक घरेलू मतलब घर के अंदर क्या होता है उसको हमें क्या करना होता है, देखना होता है हमारे घर में। मतलब कि एक प्रकार से क्या कि हमारे भारत में घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें उत्पादित हो रही, वो जीडीपी है। जब हम नेट राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की बात जब हम करेंगे नेशनल में तो नेट नेशनल मतलब जीएनपी की भी बात करेंगे तो जीएनपी में हम क्या करेंगे, जो विदेशी यहाँ रह रहे थे उनको हटा देंगे और जो भारतीय जो बाहर थे उनकी आय को इसमें जोड़ देंगे, बस जीएनपी मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जो ये मार्केट में ना आने से पहले जो हो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट में आ जाए तब इसमें क्या होंगे, कुछ टैक्सेस वगैरह जो इसमें सरकार ऐड करती है उसको जोड़ देंगे और इसमें सब्सिडी घटा देंगे, बस वही क्या होगा, आ जाएगा। इसमें से कुछ खास चीज़ें तो है नहीं, आप इसको अच्छे से बस एक बार कंठस्थ कर लीजिए बातों को। और ये कन्वर्ट करना बहुत आसान है, एक को तुरंत आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे कन्वर्ट होगा तुरंत, बस आपको ये ध्यान रखना किसमें से क्या घटाना है तुरंत। सबसे बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा कि जीडीपी से जीएनपी और जीएनपी से जीडीपी, इन दोनों को घटाने मतलब कि अंतर क्या होता है और एक दूसरे को जब हम कन्वर्ट करते हैं तब कैसे हमें निकालना होता है। जीडीपी से आप पूछे जीडीपी से जीएनपी बताइए क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, तो सीधी बात है जीडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी को जीएनपी में बदलना है तो आप क्या करेंगे, सीधी बात है जीडीपी बताइए, जीडीपी और जीएनपी को कैसे बदला जा सकता है। तो सीधी बात है जीडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी में हमें करना होता है कि विदेशों मतलब कि विदेशी नागरिकों को क्या करना होगा, इसमें से हटा देना होगा। विदेशी नागरिकों को इसमें से हटा देंगे और इसमें क्या करेंगे, और जैसे ही विदेशी नागरिकों को हटाएंगे और इसमें से क्या जोड़ देंगे, विदेशी भारतीयों को जोड़ देंगे, बस जीएनपी बदल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस जो मिलेगा वही क्या होगा, जीएनपी हो जाएगा। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कुछ चीज़ में है ही नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो आपके देखने के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर जो अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है तो मैं अगली वीडियो जल्दी बनाऊंगा इकोनॉमिक्स को लेकर के। बाकी मैं जो एस्ट्रोनॉमी की श्रृंखला चला रहा हूँ वो चलती रहेगी और इस चैनल पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आप उनको एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कीजिए। ज्योग्राफी के ऊपर मैंने करीब 100 लेक्चर 100-150 लेक्चर बना चुका हूँ, उनको आप देखिए, आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी, इतना तो मेरा दावा है। बायोलॉजी की भी क्लासेस शुरू हुई हैं, बायोलॉजी भी खत्म हो चुकी है और फिजिक्स वगैरह की भी क्लासेस भी खत्म हो चुकी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। हिस्ट्री वगैरह भी चल रही है और करंट अफेयर की भी श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें से करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाता है। बहुत चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अच्छी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। रीजनिंग की भी क्लासेस लगभग खत्म है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।